वेलकम बैक टू अ चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मॉडल सेट 2। ठीक है। तो जैक बोर्ड का है, आप लोगों को जैसा कि पता ही है। इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिए। पहले अगर मेरे वीडियो को देखे हैं सेट 1 का तो अच्छा है, पता ही होगा आप लोग को इंस्ट्रक्शन के बारे में भी। और जो नहीं देखे हैं वो सेट 1 का वीडियो जरूर देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि फर्स्ट नंबर में यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो क्या होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने बताया था कि क्या होता है, फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बट को 2 से भाग करना, f इक्वल टू r/2। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन को आप चूज कर लीजिएगा फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, तो सेकंड का 2 नंबर चूज कर लीजिएगा। थर्ड है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, काल्पनिक भी हो सकता है और आभासी भी अगर ऑप्शन में दे तो वो भी सही है, काल्पनिक आभासी। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपका थर्ड का बी हो जाएगा। 4 नंबर है, वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों का जो है आपका, कि वाहन में जो पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं, जैसे साइड मिरर बोलते हैं, तो वो आपका उत्तल दर्पण ही रहता है। देखे होंगे, अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण क्या समझना, उठा हुआ दर्पण, और अवतल दर्पण मतलब ऐसा धंसा हुआ दर्पण। ठीक है, तो आपका ये 4 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो दर्पण का प्रयोग जो है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए डी नंबर मिट्टी को चूज कर लेंगे। मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, हालांकि ये सब का भी प्रयोग नहीं होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन डी बेस्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा दिखेगा। ठीक है, 6 का ए नंबर चूज कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि f का मान 12 सेंटीमीटर हो तब r का मान क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि f का वैल्यू क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, तो f इक्वल टू r/2 होगा। आपको फोकस का वैल्यू दिया हुआ है कि f जो है वो 12 है, 12 सेंटीमीटर है, तो r का निकालना है। ठीक है, तो r/2, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 12 2 जा 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, ये आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 का ए नंबर चूज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाहनों के वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अग्रदीप मतलब हेडलाइट जो यूज़ करते हैं वो कौन सा दर्पण का होता है। तो देखिए ये होता है अवतल दर्पण, ऐसा। ठीक है, इससे क्या होता है कि लाइट जो आता है वो पूरा इसमें टकरा करके पूरा बढ़िया से ये पूरा रिफ्लेक्ट करके जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप 8 नंबर का ए चूज कर लीजिएगा, अवतल दर्पण। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो सदैव कैसा बनता है, तो वो आभासी व सीधा। ठीक है, आभासी व सीधा बनेगा। जहाँ पे काल्पनिक बनेगा, मतलब अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस में काल्पनिक बनेगा और उल्टा बनेगा, अवतल लेंस में आपका आभासी व सीधा बनेगा। डायोप्टर मात्रक है, तो डायोप्टर मात्रक है किसका, लेंस की शक्ति का। लेंस कितना पावर का है तो उसको डायोप्टर से मेजरमेंट करते हैं, मतलब मात्रक देते हैं। तो आप 10 नंबर का सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, 11 नंबर में है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर है। ठीक है, दो डायोप्टर लेंस का क्षमता का फोकसांतर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को हम लोग, ये जो जिसपे मतलब जो रंगीन सा दिखता है उसे हम लोग कहते हैं आइरिस। 12 का ए कर लेंगे आंसर। उसके बाद 13 है, मानव नेत्रों के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, मतलब मानव का आँख पे कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, तो दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब बनता है। 13 का डी नंबर चूज कर लीजिएगा। फिर 14 में देखते हैं हम लोग कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इस समीकरण में। तो देखिए यहाँ पे है 2Na
HCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम और कार्बोनेट जो है मिक्स हो गया, H2 अलग चल गया, CO2 अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वियोजन हुआ है, सब टूट गया है। तो वियोजन अभिक्रिया हो रही है, 14 का बी चूज कीजिए। उसके बाद 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, संतुलित बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए Na2 है, Na2O और H2O, लेकिन यहाँ पे मतलब कोई भी यहाँ पे नहीं बताया, ये आपका सही नहीं होगा। सेकेंड में जो है वो Al4 अल्युमिनियम 4 बता रहा है, लेकिन यहाँ पे Al224 तो चलिए सही है। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 2 to 4 हो जा रहा है और यहाँ 3 to 6 हो जा रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब ये देखिए सी नंबर 2Cu+O2 और CuO, यहाँ तो ये तो होगा ही नहीं। डी नंबर देखिए ZnCuSO4 है, तो ZnSO4 बन गया और Cu अलग हो गया, तो ये आपका सही है, तो इसका डी नंबर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर था 15 का डी नंबर हो गया। 16 का देखिए कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। यहाँ PbO+Cu है, तो Pb आपका अलग रह गया, प्लस CO हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, आप देखिएगा यहाँ CuO होना चाहिए था। ठीक है, CuO होना चाहिए था। तो यहाँ पे है, तो आपका देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर ही हो जाएगा। अपचयन जो हो रहा है वो Cu कॉपर का हो रहा है और उपचयन जो है PbO का हो रहा है। ठीक है, अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो ये जो है आपका उपचयन अभिक्रिया के कारण होगा, 17 का ही चूज कीजिएगा। 18 है, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। जब आप देखे होंगे घर में पुताई करते हैं अगर चूना से, तो चूना में जैसे ही पानी डालिए तो वो बॉयल जैसा होने लगता है और उससे धुआं भाप निकलने लगता है एकदम। ठीक है, उष्मा, वही उष्मा निकलने लगता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, तो ये आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया के, उष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया के थ्रू होता है। ठीक है, ऑप्शन में आप देख लीजिए, सी नंबर में भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट है। आप 18 का ए नंबर चूज कर लीजिए। लोहे की कील के को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो इस प्रक्रिया में आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, 19 का सी नंबर चूज कर लीजिए। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक आपका लिटमस है, यहाँ ऑप्शन में लिटमस दिया, लिटमस हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, ये सब आपका प्राकृतिक सूचक है कि क्या कौन सा जो है वो अम्ल है और कौन सा क्षार है, ये बताने के लिए। ठीक है, तो 20 का सी चूज कर लीजिए। 21 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए HCl तो अम्ल है, लाल कर ही देगा। HNO3 ये भी अम्ल है, CS3 COOH भी अम्ल है, ये सबसे लाल हो जाएगा। बट ये C6H12O6 जो है, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो लाल नहीं होगा। ठीक है, तो 21 का ये डी नंबर आंसर चूज कर लीजिए। 22 देखिए, दिए गए किसी लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, तो क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होगा आपका इसमें, देखिए CuSO4 × 5H2O। ठीक है, तो आपका 22 का सी नंबर चूज कर लीजिएगा। 23 देखिए, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, NaHCO3। तो आप 23 का ए नंबर चूज कर लीजिएगा। 24 नंबर में देखते हैं कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि आपका उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, तो 24 का बी नंबर आंसर चूज कीजिएगा। आगे देखिए 25 में दिया हुआ है कि पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10, 14 है, या यह पदार्थ में कौन अम्ल है। इसमें से कौन अम्ल है, तो आप देखे होंगे ये pH स्केल होता है, यहाँ 7 नंबर पे जो होता है, 7 बीच का नंबर होता है, यहाँ पे होता है उदासीन होता है। ठीक है, तो 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है और 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षार होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है आपका यानी ए, ठीक है, ए नंबर, ये आपका अम्ल है। तो 25 का ए नंबर चूज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 26 की, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो सूर्य का प्रकाश जो है आपका पड़ रहा है सिल्वर क्लोराइड पे, इसमें दिया हुआ सिल्वर क्लोराइड, उस पर सूर्य का प्रकाश है। ये देखिएगा फिगर आपको बुक में दिख जाएगा, तो इसे फोकस कर लीजिएगा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रहा है वो अभिक्रिया है आपका वियोजन अभिक्रिया।
ठीक है, तो 26 का आप बी नंबर चूज कर लीजिए। 27 देखिए, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? ठीक है, तो ये आपका उत्सर्जन में होता है। हानिकारक अपशिष्ट को बाहर निकालना ही उत्सर्जन है, तो 27 का सी नंबर चूज कीजिएगा। 28 देखिए, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं? तो ये आपका जल का होगा, जल का टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। 28 का ए नंबर चूज कर लीजिएगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में आपका प्राणी संभोजी पोषण होता है। 29 का डी नंबर चूज कर लीजिएगा। 30 नंबर है, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो ए नंबर चूज कर लीजिएगा। 30 का ए। 31 देखिए, श्वसन प्रक्रिया में पायरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो 31 का आप डी नंबर चूज कर लीजिएगा। 32 में देखिए कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? जल तथा खनिज लवण का संवहन जो है वो आपका जाइलम उत्तक करता है। ठीक है, ये जाइलम उत्तक, तो 32 का ए नंबर चूज कर लीजिएगा। 33 का देखते हैं कि किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो किसी भी जीव का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आपका जनन बहुत ही आवश्यक है, तो 33 का आप सी नंबर चूज कर लीजिएगा, क्योंकि जनन रहेगा तभी वो उसका स्पीसीज है, प्रजाति है, आगे तक बरकरार रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं 34 में देखिए, 34 क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की जनन को दर्शा रहा है? तो देखिए यहाँ एक है, एक टूट के तीन हुआ, फिर तीन टूट के ये अपना तीन तीन अलग बना, फिर इससे फिर एक अलग अलग निकल रहा है। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन जनन प्रक्रिया को दर्शा रहा है। 35 देखते हैं, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना, तो ये आपका कहलाएगा परागन कहलाएगा। ठीक है, तो 35 का बी नंबर चूज कीजिए। 36 भ्रूणों को माँ के गर्भाशय में किस भाग से पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा से गर्भाशय में पोषण मिलता है भ्रूणों को। 36 का ए नंबर चूज कर लिए। 37 देखिए, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोतों की क्या विशेषता है? तो एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत का विशेषता है कि प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें। ठीक है, 37 का सी नंबर चूज कर लीजिए। 38 देखिए, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से पवन चलना चाहिए, तो 38 का ए नंबर चूज कर लीजिए। 39 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का वो संसाधन जो समाप्त हो सकता है, तो आपका कोयला हो जाएगा। ठीक है, 39 का बी नंबर चूज कर लीजिएगा। कोयला ये जो ऐसा संसाधन है जो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। 40 देखिए, पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कण होता है। ठीक है, 40 का डी नंबर चूज कर लीजिए। तो आज आपका साइंस का सेट 2 कंप्लीट हो गया है। सेट 1 जो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हम ये पूरे मॉडल सेट का लिंक दे देंगे, जहाँ आपको सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा मॉडल सेट। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।